Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this session we are going to complete the remaining topic of later Vedic period. As already in the previous lecture we had completed the early Vedic period and the social and political life of Aryans in the later Vedic period. So today's session we are going to cover economic life and the religious life of Aryans in the later Vedic period. So पहला आज हमें पढ़ेंगे economic life और next पढ़ेंगे religious life of Aryans. तो इकोनॉमिक लाइफ को स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दें कि आप अगर अर्ली ऋग्वैदिक का इकोनॉमिक लाइफ नहीं पढ़े हैं तो आपको प्रीवियस सेशन में जाकर उसे ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ये लेटर वैदिक पीरियड का इकोनॉमिक लाइफ या सोशल लाइफ कोई भी पढ़ते हैं तो आपको को रिलेट करने में हेल्प हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसे स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो इकोनॉमिक लाइफ जो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में था वो थोड़ा नेचुरल पे डिपेंडेंट था, बट लेटर वैदिक फेज़ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द टूल्स, और टूल्स में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से इनके एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होता है और इनके मार्केटिंग में भी चेंजेस होता है, इनके रहन सहन में भी चेंजेस आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये है कि अराउंड 950 BC का मतलब होता है कि रिवर्स टाइम पीरियड जो होता है उसको BC कहते हैं, और जो फॉरवर्ड टाइम पीरियड होता है उसे AD कहते हैं। तो 915 BC के पास क्या होता है कि गंधर्वा रीजन जो होता है अफगानिस्तान का, वहाँ से आर्यन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यूजिंग टूल्स, आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर। अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था कि ये जो आर्यंस थे वो कैस्पियन सी से माइग्रेट करके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के काबुल कांधार वाले पार्ट में आके बसते हैं और वहाँ पे ये कैटल रियरिंग वगैरह करते हैं और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी किया करते थे। अब लेटर वैदिक फेज़ में क्या होता है कि इनको आयरन टूल्स बनाने का नॉलेज हो जाता है, तो ये वहाँ से एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर करने के लिए बेसिकली दो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है आयरन टूल्स की। एक होता है फोरो का मतलब होता है खुदाई करना। तो खुदाई करने वाला इक्विपमेंट बनाते हैं लोग, जिससे फावड़ा हो गया, जिससे ये खुदाई कर सके। तो एक यूज करते हैं फोरो का और दूसरा यूज करते हैं एक्सेस ऑफ आयरन। एक्सेस ऑफ आयरन का बोलते हैं कि एक्सेस का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी से काटने का काम करते हैं और फोरो से खुदाई का काम करते हैं। तो खुदाई की वजह से एक हेल्प होता है इनको, इट बिकम ईजियर फॉर देम टू डिग द लैंड डीपर। जब ये खुदाई करना जान जाते हैं तो लैंड को डीपली खोद सकते हैं, ऐसा इनको हेल्प हो जाता है। पहले क्या था कि जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बिना खुदाई के टाइम में क्या करते थे कि जैसे बार्ली वगैरह का प्रोडक्शन करते थे या कैटल रियरिंग किया करते थे, तो बार्ली के प्रोडक्शन में कोई डीप डिग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये ऐसे ही हाथ में लेके ग्रेन्स को फेंक दिया करते थे प्लेन एरिया में और वो उग आया करते थे और उनका प्रोडक्शन होता था। बट जब इनको फरो करने आ गया, डीप डिग करना ये लोग सीख गए, तो इन्होंने कल्टीवेशन शुरू कर दिया गोधम का, जिसका मतलब है वीट यानी कि गेहूँ, और दूसरा ब्रीही का मतलब होता है राइस, चावल का। तो अब इनको खुदाई की वजह से इनका कल्टीवेशन भी ये स्टार्ट कर देते हैं गोधम और ब्रीही का। वही अर्ली ऋग्वैदिक फेज़ में ऐसा नहीं था, उनको सिर्फ बार्ली का प्रोडक्शन करने आता था, बाजरे का आता था और दूध दही मक्खन पे ये डिपेंडेंट थे, एज दे आर द pastoral and the nomadic people in the early Rigvedic period. So अब क्या हुआ, नेक्स्ट जो इक्विपमेंट इन्होंने डिस्कवर किया था वो था कुल्हाड़ी बनाना। तो कुल्हाड़ी बनाने की हेल्प से ये क्या करते हैं कि दे मेड क्लियर्ड डेंसली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ गंगा यमुना द्वाब। पहले क्या था कि जब अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में थे तो आयरन यूज़ करने इन्हें नहीं आता था, तो आयरन के टूल्स भी नहीं बना पाते थे। तो जिसके कारण क्या था कि अफ़गानिस्तान के काबुल कांधार वाले रीजन में ये बसे हुए थे, आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आगे क्या था कि गंगा यमुना द्वाब था और वहाँ पे पानी होने की वजह से डेंसली फॉरेस्ट थे। तो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए इन्हें ऐसा कोई ठोस इक्विपमेंट नहीं था उस टाइम। तो लेटर वैदिक पीरियड में जब एक्सेस का यूज़ करके ये उस डेंस फॉरेस्ट को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उस रीजन को बोला जाता है गंगा यमुना द्वाब को सप्त सिंधु प्रदेश, जिसको यूपी एमपी बिहार, आज के टाइम का यूपी एमपी और बिहार का रीजन जो है सप्त सिंधु प्रदेश हुआ करता था लेटर वैदिक पीरियड में। अब देखिए कि जब ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं तो एग्रीकल्चर बिकम देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड
कैटल रियरिंग देयर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको वहाँ से मिलेगा कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में इनको एग्रीकल्चर प्राइमरी इनका नहीं था। क्यों? क्योंकि इनका कैटल ही मेन ऑक्यूपेशन था, एग्रीकल्चर का इनको नॉलेज उतना नहीं था, तो कैटल रियरिंग उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था और एग्रीकल्चर सेकेंडरी हुआ करता था। बट लेटर वैदिक फेज में उल्टा हो गया, जब इनको डिगिंग करने आ गया, एग्रीकल्चर में और भी नॉलेज हुई, गोधम राइब्रीही का प्रोडक्शन करने आ गया, तो एग्रीकल्चर इनका प्राइमरी सोर्स बन जाता है ऑक्यूपेशन का और कैटल रियरिंग सेकेंडरी बन जाता है। तो अब इन दोनों की हेल्प से क्या होता है कि सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है। एक तो गंगा यमुना द्वाब वाला एरिया पानी का रीजन होता है, तो पानी की सिंचाई होने लगती है और साथ में जो है राइस और ब्रीही का कल्टीवेशन, जिसे बोलते हैं गोधम और ब्रीही, इनका कल्टीवेशन शुरू हो जाता है। तो एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो अब इनको लगता है कि अपने यूज से ज़्यादा हो गया है चीज़ें, तो ट्रेड और कॉमर्स के बारे में सोचते हैं कि अब व्यापार भी क्यों ना कर लें इसका। तो इसके लिए इन्हें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती। पहला कि दे रिक्वायर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज और सेकेंड कॉमन प्लेस फॉर मार्केट। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ का सौदा करते हैं तो लेन देन के लिए किसी न किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है माध्यम की। जैसे अगर आप मार्केटिंग करने जाते हो तो कोई सामान के बदले में आप कॉइन्स देते हो तो या नोट देते हो, तो उस टाइम में भी इनको किसी साधन की ज़रूरत पड़ती। तो इसलिए इन्होंने दो चीज़ का ज़रूरत महसूस किया, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा कॉमन प्लेस फॉर मार्केट। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए ये शुरू करते हैं अपने शुरुआती में तो पहले बाटर सिस्टम लेते हैं, उसके बाद ये जेम्स एंड ज्वेलरी का आदान प्रदान करना शुरू करते हैं। यानी कि हमें गेहूं अगर लेना है तो उसके बदले में इतने जेम्स ले लो, इतने ज्वेलरी ले लो, ऐसी चीज़ों का ये लेन देन शुरू करते हैं। हालांकि इन्होंने कुछ कॉइन्स की भी डिस्कवरी किया, जैसे निस्का बोलते हैं, निस्का गोल्ड कॉइन था उस टाइम में, और सतमना भी गोल्ड कॉइन था। उसके अलावा कुछ कॉइन्स थे जैसे निष्कग्रीवा, हिरण्यन पिंड्या, कृष्णमला, जो सिल्वर कॉइन था ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि ये सब क्या थे, कॉइन्स थे लेटर वैदिक पीरियड के। तो ये था इनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज का तरीका। दूसरा था कि टाउन एंड सिटीज़ का इन्होंने जो है बनाना शुरू किया। ये जैसे अब क्या था कि लेन देन जब शुरू हो गया तो कस्बे बनने शुरू हुए, मार्केटिंग। अब आयरन्स के टूल बनाने के लिए भी जो मिस्त्री होते थे यानी बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ जैसे हो गए, कटर वगैरह, ये सारे लोग, तो अब ये सब भी मार्केट में अवेलेबल होने लगे क्योंकि अब इन्हें आयरन टूल्स भी बनवाने होते थे, साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी सेल करने होते थे। तो धीरे धीरे टाउन बनना शुरू हो गए। अब ये जो टाउन और सिटी बने, ये सेकेंड फेज था अर्बनाइजेशन का। पहले अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में ये क्या थे, पूरे ही जो है रूरल हुआ करते थे। अब इनकी सिटीज़ और टाउन डेवलपमेंट होने के कारण सेकेंड टाइम अर्बनाइजेशन हो जाता है हिस्ट्री में। फर्स्ट टाइम अर्बनाइजेशन, दुनिया की पहली अर्बनाइजेशन कहा जाता है हड़प्पन कल्चर को, जो पूरी तरीके से अर्बन थे। आप इसको फर्स्ट लेक्चर में जाकर देख लेंगे तो समझ आएगा कि कैसे थे, क्यों थे। इनकी टाउन प्लानिंग के कारण इनको अर्बनाइजेशन बोला जाता था कि दुनिया का पहला अर्बनाइजेशन था हड़प्पन कल्चर। बट सेकेंड फेज का अर्बनाइजेशन कब होता है, लेटर वैदिक पीरियड में। उसके बीच में ये लोग पूरा रूरल रहते हैं। ये रहा इनका इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। अब नेक्स्ट हमें पढ़ेंगे रिलीजियस लाइफ के बारे में। रिलीजियस लाइफ में ये है कि रिलीजियस लाइफ जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड का था, दैट वाज क्वाइट लिबरल इन कंपैरिजन टू द लेटर वैदिक पीरियड। सो रिलीजियस लाइफ में पहले तो ये था कि अर्ली ऋग्वेदिक गॉड लॉस्ट देयर इम्पॉर्टेंस। अर्ली ऋग्वेदिक गॉड कौन कौन से थे, जब आप लेक्चर देखेंगे अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड का तो आपको जानने को मिलेगा कि इंद्र, अग्नि एंड वरुण, these deities were prominent during the early Rigvedic period. They lost their importance in the later Vedic period. So later Vedic period में भी कौन कौन से गॉड होंगे, जब ये इन्होंने अपना प्रोमिनेंस लॉस्ट कर दिया अर्ली ऋग्वेदिक की गॉड, तो लेटर वैदिक पीरियड में कुछ कोई तो रहा होगा। तो वो थे प्रजापति, जिनको क्रिएटर कहा जाता था, विष्णु जिनको प्रोटेक्टर कहा जाता था, रुद्र जिनको डिस्ट्रॉयर कहा जाता था। अब ये तीन नए डिआइटीज डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ये प्रोमिनेंट डिआइटीज थे लेटर वैदिक पीरियड के। अब एक बातें और बता दें कि अर्ली वैदिक पीरियड के जब रिलीजियस लाइफ आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या था कि जो लोग हुआ करते थे वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करते थे विद रिस्पेक्ट टू देयर डिआइटीज़। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड एक प्रीस्टहुड क्लास इमर्ज होती है और वो प्रोफेशन बन जाता है और हेरिडिटरी भी हुआ करता है। हेरिडिटरी का मतलब होता है अनुवांशिक, यानी कि पंडित जो होते थे पुजारी, उनका बेटा अगर पैदा होता है तो वो भी पुजारी का ही काम करेगा। तो एक नया क्लास इमर्ज होता है प्रीस्टहुड। ऐसा अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं था।
तो priesthood का काम होता है मीडिएटर का काम करना बिटवीन द नॉर्मल पीपल एंड द डीआईटीज़। तो यही सारे मंत्रास को रिसाइट करना और काम सेक्रीफाइजेशन जो भी चीज़ें होती थी वो सभी ये प्रिस्टली क्लास कराया करते थे। जैसे देखिए दिया है कि रिसाइटेशन ऑफ मंत्रा बाय द प्रिस्ट, तो मंत्र का उच्चारण वगैरह प्रिस्टली क्लास किया करेगी। नॉर्मल लोग अपने लिए एक मीडिएटर का सर्च कर लेते हैं कि अब उनके पास टाइम नहीं है ये सब करने का, अब उसके लिए एक मीडिएटर ढूंढ लिए। नेक्स्ट था कि हेनोथिज्म, कैथेनोथिज्म या पॉलीथिज्म। देखेंगे कि अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में जो मैरिज हुआ करती थी वो मोनोगैमी हुआ करती थी। मोनोगैमी का सेंस था कि एकल विवाह, एक ही शादी हुआ करेगी। बट लेटर वैदिक फेज में पॉलीथिज्म हो जाता है, यानी कि अब एक से ज़्यादा विवाह किया जा सकता था। अब अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में सिर्फ रॉयल फैमिलीज को अलाउड थी, बाकी लोगों को नहीं थी, नहीं हुआ करता था, ऐसा था। अलाउड का मतलब है कि नहीं हुआ करता था। और लेटर वैदिक फेज में सभी लोग इसको कर सकते थे, यानी कि एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे। तो आज का टॉपिक एंड हुआ वैदिक एज से। तो अभी तक में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा, वैदिक एज को पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का। तो प्लीज़ इसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़ करिए इसको। ये टॉपिक जो है फ्रूटफुल होगा आपके लिए, रिवीजन में बेसिकली बहुत हेल्प करेगा। आप कोई भी लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि नोट्स बहुत ही यूनिक, बहुत ही सटीक बनाया गया है। तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।